गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा 5th चैप्टर चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति, जिसके हमारे हमने पढ़ा था प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, इसके प्रकार, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, कौन कौन से राज्यों में कितने वन हैं। तो वनों में वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक आवास में रहने वाले सभी जीव सामूहिक रूप से वन्य जीवन कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे पौधे हैं, जंतु है या सूक्ष्म जीव है जिनको आंखों से हम नहीं देख सकते, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि जो कि प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। अब भारत में वन्य जीवन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो भारत में वन्य जीवन की एक महान प्राकृतिक धरोहर है, क्योंकि लोग इन जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को देखने के लिए जाते हैं। भारत में विश्व में पौधों की कितनी जातियां हैं? 2.5 लाख जातियां, 2,50,000 में से 15,000 प्रजातियां किसमें पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। प्रजातियों का मतलब कितने प्रकार के पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जीव जंतुओं की जो 15 लाख प्रजातियों में से 75,000 प्रजातियाँ के लिए भारत में पाई जाती है। तो मान सकते हैं कि भारत में जैव विविधता है बहुत अधिक है, ज़्यादा है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि एक क्षेत्र होता है जिस प्रकार जीव जंतुओं या पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब वन्य प्राणियों की संख्या वो धीरे धीरे घट भी रही है। इसका कारण क्या है कि वन्य प्राणी न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का नियमन करते हैं, नियमन का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं, संतुलन बनाए रखना, बल्कि उसका उपयोग है जीन बैंक, अनुसंधान, आर्थिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। लेकिन मानव की जो गतिविधियाँ थी उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर जैव प्रजातियों को कम कर दिया। कैसे कर दिया कि मनुष्य ने लगातार जंगलों को काटना शुरू कर दिया। अब जंगलों में रहने वाले जीव जंतु है वो मरने लगे या स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे। इस प्रकार मनुष्य ने वन्य प्राणियों की संख्या को घटने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ प्रजातियां तो लुप्त होने के कारण, पर लुप्त होने का मतलब होता है कि वो दिखाई देना ही बंद हो गई। इसके कारण क्या थे? औद्योगिक तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई। औद्योगिक विकास या उद्योगों को लगाने के लिए या सड़कें, रेल मार्ग आदि बिछाने के लिए हम वनों को काट लेते हैं, उसके कारण वनों के दोहन को मतलब काटना। इसी प्रकार खेती है, मानवीय बस्ती है, सड़क, मैदान, जलाशय इत्यादि की ज़मीन के लिए वनों को साफ किया जाता है। इससे भी उनके जीव जंतुओं के आवास नष्ट हो गए। स्थानीय लोग क्या करते हैं? चारे, ईंधन, इमारत, लकड़ी से पेड़ काट लेते हैं। पालतू पशुओं के लिए चरागाह की खोज में मनुष्य ने उनके आवासों को नष्ट कर दिया। किन के आवासों को? वन्य जीव जंतुओं के आवास को नष्ट कर दिया है। रजवाड़े या स्वयं प्रभात वर्ग, रजवाड़े जो पहले राजा हुआ करते थे वो शिकार को क्रीड़ा या खेल मानते थे। वो एक बार में सैकड़ों वन्य जीवों का शिकार कर लेते थे और व्यापारिक महत्व के लिए पशुओं को मारा जा रहा है। जंगलों में आग भी लग जाती है, इससे वन्य प्राणियों की प्रजातियाँ लुप्त हो जाती है। वन्य प्राणी से उत्पन्न वस्तुओं का विकसित देशों से अवैध निर्यात भी होता है, भारत जैसे विकासशील देशों से भी होता है। तो लोग जानवरों को मारते हैं, उनकी हड्डियाँ या उनका चमड़ा, मांस आदि बेच देते हैं, जिससे कि लगातार उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। इसी प्रकार औषधियाँ, सुगंधित इत्र, तेल, सजावट के सामान के लिए अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणियों को काटा जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। इससे इस कारण से प्रजातियाँ हैं वो लुप्त हो रही है। अब वन्य जीवन संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास क्या किए? तो भारत में वन्य जीवन के बचाव की परिपाटी है या बचाव की कोशिश है वो बहुत पुरानी है। इससे से भी 6000 साल पहले आखेटक और संग्राहक समाज में, आखेटक कौन होते हैं? जो जीव जंतु को मारकर खाते हैं। संग्राहक होते हैं पेड़ पौधों की फल फूल पत्तियाँ आदि को इकट्ठा करना। तो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाता। जैसे देखो आप, हिंदू महाकाव्य है, बौद्ध जातक है, पंचतंत्र है, जैन धर्मशास्त्र है, प्राचीन भारतीय साहित्य में जीवों के प्रति हिंसा के लिए दंड का प्रावधान है। यानी कि बहुत से जैसे विष्णु समाज है, उस पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। महाराष्ट्र के मोटे समुदाय मोरों और चूहों की सुरक्षा को अपना दायित्व समझते हैं। हम पीपल के पेड़ को नहीं काटते, हम गाय को नहीं मारते। लेकिन हमारे धर्म में ये बहुत सी बातें सिखाई गई है। इसी कारण सिखाई गई है कि लोग धीरे धीरे उन जानवरों का संरक्षण करना शुरू कर दे। कुछ नियम बनाए गए थे उनको बचाने के लिए। 1952 में भारतीय वन्य जीव मंडल का गठन किया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वन्य जीवों को वैधानिक संरक्षण दिया गया, कानूनन संरक्षण दिया गया। वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। चोरी से जो शिकार करने वाले लोग थे उनको दंड दिया गया, सजा का प्रावधान दिया गया। अब शेर, बाघ, गेंडे, हाथियों के शिकार को दंडनीय अपराध, यानी कोई शिकार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको दंड मिलेगा, वो अपराध माना जाएगा। दुर्लभ और खत्म हो रही प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाई गई। अब दुर्लभ कौन सी होती है? जो ऐसी प्रजाति जो कहीं कहीं दिखाई देती है, ऐसे जीव जंतु जो कहीं कहीं दिखाई देते हैं वो दुर्लभ होते हैं। और ख़त्म जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो खत्म हो रही प्रजाति के व्यापार पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद में है कि अत्यधिक जो संकटापन
प्रजातियों या जातियों के पुनर्वास के लिए, पुनर्वास का मतलब उनके रहने के लिए विशेष परियोजना चलाई गई थी, जैसे कि बाघ परियोजना। अब एक क्षेत्र विशेष होता है, उसमें क्या करेंगे कि उनको बाघ को प्राकृतिक आवास प्रदान करवाया जाए और वहाँ पर बाघ को रखें। कहीं पर हिमचित्ता है, कहीं पर गेंडा, ये कुछ परियोजनाएँ चलाई गई थी। अब बाघ परियोजनाएँ कब चलाई गई थी? बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ किया गया था। 48 बाघ संरक्षित स्थल है, इनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर और ये 17 राज्यों में फैला हुआ है। और आप उसके बाद में लिख देना, सिंपल लिख देना कि 2014 में बाघ की संख्या कितनी थी? 2226 थी। अब और एक ये मैप है, ये ध्यान से आपको पढ़ना है। कौन कौन से राज्य है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये नेपाल है। उसके बाद में सिक्किम आता है, भूटान, और ये जो लंबाकार है ये पश्चिम बंगाल है। ये बांग्लादेश हो गया जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ, जिसको पूर्वी पाकिस्तान, वैसे तो भारत में ही था पहले ये। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, अंडमान निकोबार, ये भारत के राज्य हैं। और ये मैप आपको ठीक से ध्यान से स्टडी करना है। उसके बाद में हाथी परियोजना कब चलाई गई थी, कहाँ से शुरू की गई थी, ये पढ़ना है। अब राष्ट्रीय पार्क कितने, आज संपूर्ण देश में 103 राष्ट्रीय पार्क है, आपको इतने बताना है। फिर वन्यजीव अभयारण्य पूछिए तो 515। अब दोनों में अंतर देखो, ये बहुत ज़रूरी है। वन्यजीव अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार मना है। सोच लेना कि अभयारण्य जो होते हैं वहाँ पर बिना अनुमति, किसकी अनुमति? सरकार की। लेकिन चराई और पशुओं का आना जाना नियमित होता है कि हम पशुओं को ले जा सकते हैं, उनको चरा सकते हैं, लेकिन किसी पशु का शिकार नहीं कर सकते। राष्ट्रीय पार्कों में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित है, राष्ट्रीय पार्कों में जा ही नहीं सकते। अभयारण्य में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में मानवीय हस्तक्षेप यानी कि मनुष्य या किसी भी क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होती है। तो आपको ये दोनों में अंतर जरूर याद करना है। उसके बाद में सरकार ने प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधों को बचाने के लिए जीवमंडल नीचे बनाए थे। एक क्षेत्र विशेष है, उसको उसकी बाउंड्री बना दी जाती है कि क्षेत्र विशेष में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहेंगे, वहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, उनको काटा नहीं जाएगा, वहाँ जीव जंतुओं को सुरक्षित किया जाएगा। उद्देश्य क्या था? जीवमंडल नीचे यानी कि आरक्षित क्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र विशेष है सरकार के द्वारा है वो आरक्षित कर दिया जाता है। भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, भूमि के अंदर या समुद्र के निकट के। 1986 में यूनेस्को, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कि मानव और जीवमंडल परियोजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट। अब जीवमंडल के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो संरक्षण करना, जो जीव जंतु पेड़ पौधे उनका विकास बढ़ोतरी करना, और व्यवस्था करना, उनको किस प्रकार से रखना है। अब इन भारत में 18 जीवमंडल नीचे में 4 जीवमंडल नीचे, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी को यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क मान्यता प्राप्त है। इसलिए इन तीनों को यूनेस्को के द्वारा बजट मिलता है, पैसे मिलते हैं। अब नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी जीवमंडल नीचे है, भारत का पहला जीवमंडल नीचे, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अब आपको क्या बताना है इसमें कि नीलगिरी जीवमंडल नीचे है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये इसमें से लिखना है, इसमें शायद नाम नहीं दिए, इसमें 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये है। ये यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, तीनों की सीमा, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों की सीमा पर नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर जीवमंडल नीचे है। उसके बाद में है पादप और जंतु, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से। अब इसमें नीलगिरी जीवमंडल नीचे विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति, सूखी झाड़ियाँ, शुष्क आर्द्र। अब इसमें आप सारे ना लिखो, इसमें सिंपल लिख दो आप। यहाँ पर सदाबहार, अर्धसदाबहार, घास के मैदान, दलदल आदि शामिल है। यहाँ पर कुछ संकटापन्न प्रजातियाँ हैं यहाँ, या फिर यहाँ पर कुछ जीव जंतु प्रजातियाँ पाई जाती है। जो भी आपको इसमें से 4, 5, 6 प्रजाति याद रहे, 4, 5, 6 जानवरों के याद रहे नाम, वो लिख देना। सारे नाम आपको लिखने कोई ज़रूरी नहीं। भौतिक पर्यावरण कैसा है कि पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली यहाँ लिख देना कि जीवमंडल की सतलाकृति है वो उबड़ खाबड़ है। इस जीवमंडल की सतलाकृति उबड़ खाबड़ है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है आपको नहीं लिखनी है। अच्छा, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे जो है वो इसी जीवमंडल नीचे में मिलते हैं, यानी कि सबसे अधिक प्राकृतिक विविधता यहाँ मिलती है। उसके बाद में आता है नंदा देवी। नंदा देवी जीवमंडल नीचे कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कौन सा राज्य है? ये है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो उत्तराखंड में नंदा देवी जीवमंडल नीचे है। कौन कौन से जिलों में है आपको नहीं बताना है। पादप यानी कि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में है तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सिल्वर वुड है। अब सिल्वर वुड लिख दें, सिल्वर वुड ऑर्चिड
रोडोडेंड्रॉन लिखना हो तो लिख देना, ना लिखना हो तो आपकी मर्जी है, आप कोई 2 शब्द लिख देना। उसके बाद जीवमंडल नीचे में उस जीवमंडल नीचे में कई प्रकार के वन्य जीव भी है। हिम तेंदुआ है, काला भालू है, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुंदरबाज, कालाबाज आदि पाई जाती हैं। ये भी आप लिखना पड़ेगा आपको, सभी ना लिख के आप 3-4 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। समस्या क्या है कि यहाँ की पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्य खतरा किसी है संकटापन पूर्ण प्रजातियों को दवा बनाने के लिए इकट्ठा करना, दावानल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। अब यहाँ से क्या किया जाता है कि यहाँ से पेड़ पौधों को काटा जाता है, उनसे दवाई बनाई जाती है, यहाँ से जीव जंतुओं का शिकार करके चीन की तरफ है निर्यात कर दिया जाता है। सबसे अधिक खतरा है यहाँ पर समस्या बनी हुई है सुंदरवन जीवमंडल नीचे। अब सुंदरवन का नाम आपने सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, वो सुंदरवन डेल्टा है। ये देखो आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बिंदु से ये सारा का सारा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा इसको कहते हैं। पश्चिम बंगाल में है गंगा नदी के दलदली डेल्टा प्रतिशत। अब इसका क्षेत्रफल कितना है आपको नहीं लिखना है। यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप, वनाच्छादित द्वीप पाई जाते हैं और यहाँ पर 200 लगभग रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये आवासीय क्षेत्र है और ये एक ऐसे टाइगर है जो कि पानी में तैरते रहते हैं। यहाँ पर पादप और जंतु कौन सी है? मैंग्रोव वृक्षों की उलझी विशाल जड़ समूह, यानी कि यहाँ पर मैंग्रोव वनों की उलझी विशाल जड़ें पाई जाती हैं। मछली से लेकर श्रिप तक को आश्रय प्रदान करती है। श्रिप यानी कि छोटी छोटी मछलियाँ होती है, बड़ी सी मछली लेकर छोटी छोटी मछली को आश्रय प्रदान करती है। मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि ऐसे पक्षी है जो मैंग्रोव वनों पर रहते हैं। भौतिक पर्यावरण के साथ स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप डालते हुए बाघ पानी में तैरते रहते हैं। अब ताज़ा जल कैसे, जैसे गंगा नदी यहाँ से आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है, तो ताज़ा जल हो गया। ये लवणीय जल है, समुद्र का खारा जल, दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो बाघ यहाँ पर तैरते रहते हैं। चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूर जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। लंगूर जैसे दुर्लभ शिकार कर लेते हैं, आपको ये भी करना है। उसके बाद में मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी यहाँ तमिलनाडु में है। ये देखो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत दोनों की यहाँ पर बीच में है। तो मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे है वो 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है। अब देखो आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अब इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर होता तो दक्षिण होता, लेकिन ये थोड़ा सा पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्वी तट पर है। समुद्री जीव विविधता के मामले में विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इसे जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप है। द्वीप क्या होते हैं? भूमि का टुकड़ा जिसके चारों ओर जल हो। इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलीन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल द्वीप, लवणीय, अनूप, मैंग्रोव आदि पाई जाती हैं और यहाँ पर 3600 पौधों और जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ तक आपने इसमें कर लेना, या पूरा करो तो आप पूरा कर लेना। अब एक मैप है, ये आपको मैप अच्छे से ध्यान करना है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है, अगस्त्य मलाई है, ये अगस्त्य मलाई ये केरल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। उसके बाद में है सिमलीपाल और हो गया, डिब्रू सेखवा असम में है, दियांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है, मानस नोकरेक मानस असम में है, नोकरेक मेघालय में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं कि कौन सा जीवमंडल नीचे कहाँ पर है। एक इधर टेबल है। अब आपको ये स्थिति नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ ये करना है कि नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड। नोकरे कहाँ पर है? मेघालय। मानस कहाँ पर है? मानस है कहाँ पर है? इसमें असम। तो आपको इस प्रकार से करना है कि कौन सा जीवमंडल नीचे कहाँ पर है। ब्रैकेट में ये राज्य दिए हुए, मयूरभंज जिला है, डिब्रूगढ़ जिला है, तिनसुकिया जिला, ये आपको नहीं जिले नहीं करने हैं। तो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल से इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन देखो आप, वेरी शॉर्ट, इसमें आंसर दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ आंसर दिए हुए हैं। उसके बाद में है प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जलवायु की कौन सी परिस्थितियाँ सदाबहार वन उगाने के अनुकूल, हमने ये किया है। सामाजिक वानिकी हमने किया है। जीवमंडल नीचे हमने आज किया है। जीवमंडल नीचे के विशेष प्रकार की भूमि को तटीय तंत्र है, ये सारा इसमें आंसर मिल जाएंगे आपको, जो भी आंसर। उसके बाद में है वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। वन्य और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी, ये भी हमने सामाजिक वानिकी है। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी हमने पढ़ा है। फार्म वानिकी, समुदाय वानिकी सब पढ़ रखा है। नीलगिरी और नंदा देवी जीवमंडल नीचे दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन हमने किए। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और ये भारत का मैप है, ये अच्छे से आपको स्टडी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।
अगर किसी प्रकार की फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन होमवर्क डेली जो भी आपको मिलता है वो सभी अपना कंप्लीट करें।